हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज हम लेक्चर नंबर 29 पे आ गए अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन क्वालिफाई करेगा। आज थोड़ा ट्रिकी क्विज है, तो लेट्स वेट एंड वॉच कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू क्वालिफाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दैट कुड बी एन इजी क्वेश्चन इफ यू हैव डन विद द एनवायरनमेंट, अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है टू रिमूव द पॉल्यूटेंट्स सच एज ऑयल स्पिल। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी सी में ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उस जो सी में या पर्टिकुलर रिवर में अगर ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसको हटाने के लिए हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, बायो मिथेनाइजेशन या बायो रिडक्शन। तो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। द करेक्ट आंसर इज दैट इज बी, बायो रेमिडिएशन। So this is the method in which microorganisms are used to clear away those oil spills in the water. So this is an important question. Okay, so the correct answer that is B. Okay, next question में आते हैं। तो typical question मैंने कर दिया, what is salinization? अगर किसी ने सॉइल टॉपिक पढ़ा है, salinization would be an easy, whether it would be difficult question. मैंने देखिए यहाँ पे कॉमन कर दिया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। ये तो कॉमन है चारों ऑप्शंस में। अब देखते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। अब डिफरेंस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स, सॉल्युबल बेस, सॉल्युबल एसिड या सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो अगर देखा जाए तो ये अपना कोर आंसर है। अगर आप इसको टच कर लोगे तो विल गेट इनटू द आंसर। तो सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस हैं, सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, बेस या एसिड या सॉल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक दोज हु हैव डन द सॉइल टॉपिक प्रॉपर्ली, इट्स एन इजी क्वेश्चन। इट्स करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सॉल्युबल सॉल्ट्स। रिमेंबर, सैलिनाइजेशन का मतलब होता है जब सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है मोर देन 7, ओके, दैट इज नोन एज सैलिनाइजेशन। ओके, तो याद रखना इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं सॉइल में, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को हम सैलिनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी ग्रीन हाउस इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शंस मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या ओजोन। तो विच, याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो आई थिंक इफ यू हैव डन विद द क्योटो प्रोटोकॉल तो इट वुड बी एन इजी क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्योटो प्रोटोकॉल कब साइंड हुआ था और कब पिक्चर में आया था, दोनों के ईयर मुझे आप मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल जब साइन हुआ था उस टाइम पे कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही थी? ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, 2, 3 और 4। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्लस क्योटो प्रोटोकॉल किस ईयर साइन हुआ और कब केम इनटू पिक्चर, दोनों का आंसर अलग अलग है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर, इफ यू नोन इट्स एन इजी अदरवाइज डिफिकल्ट, इसका करेक्ट आंसर है ओजोन। ओके, तो आपको मुझे बताना है क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस मेंशन्ड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस तो आपको पता होंगी बट क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी मेंशन है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विच आर द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस विच आर मेंशन इन क्योटो प्रोटोकॉल। कमेंट बॉक्स में आप या तो आप नेट में भी सर्च करके आप बता सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत दिया हुआ है। रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो, आर्टिकल नंबर 360 आपके दिमाग में जरूर आता होगा, विच इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इमरजेंसी जो है वो किस पार्ट में मेंशन है। रिमेंबर, इमरजेंसी इज मेंशन इन विच पार्ट। ओके, देयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। मैंने फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछी है, उसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कि रेजोल्यूशन अप्रूवल द फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी। रिमेंबर, स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो इन द पार्लियामेंट। थर्ड है वंस अप्रूव्ड, पार्लियामेंट में एक बार अप्रूव हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनिटली लग जाती है अंटिल इट इज रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। उसको मतलब री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एक बार लग गई तो इंडेफिनिटली लगी रहती है। ऑप्शन डी, द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कभी भी हटा सकता है। सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल, तो कभी भी हटा सकता है, उसको पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? आई थिंक यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। रिमेंबर, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव होती है। सो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, क्योंकि बी स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, बाकी आपको आई थिंक पता होगा बाकी रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है वो क्वेश्चन इस साल का। दैट इज व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ डे ऑब्जर्व्ड। अब आप कहेंगे अभी रिसेंटली अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया था, आपने फर्स्ट अर्थ डे क्यों पूछा है? उसका रीजन मैं बताऊंगा। 1992, 2001, 1970, 1982। कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है। टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको अर्थ डे के बारे में नहीं पता है तो। इसका करेक्ट आंसर है सी 1970। इंपॉर्टेंट है, 2020 में 50 ईयर्स हो गए हैं इसको। इस बार जो अर्थ डे बनाया गया उसको 50 साल हो गए हैं। दैट इज वाइट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए फर्स्ट अर्थ डे मैंने आपसे पूछा है। अर्थ डे कब मनाते हैं ये तो मैक्सिमम पीपल जानते होंगे कब बनाते हैं। दैट इज 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। 1970 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इस बार जो अर्थ डे था 2020 का, उसकी थीम क्या थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि 50 इयर्स कंप्लीट हुए 2020 में, इसलिए मैंने फर्स्ट अर्थ डे आपसे क्वेश्चन पूछा है। ओके, चलिए थीम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे मैं इससे क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब रॉन्गली मेंशन है इन 4 स्टेटमेंट्स में रिलेटेड टू ज्योतिबा फुले। इनका नाम आपने सुना होगा ऑलरेडी। याद रखिए, पहला है दलित वर्ड जो है सबसे पहले इन्होंने यूज किया था 19th सेंचुरी में। सेकेंड, वो सपोर्टर थी महात्मा गांधी के, दैट इज महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ की वो सपोर्टर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड है गुलामगिरी, वेरी फेमस, वो ऑथर है गुलामगिरी के। जो नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज, 1873 में उन्होंने फॉर्म किया था। तो इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर इज बी। अगर आपको बाकी नहीं पता था ये तो पता होना चाहिए, दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एटलीस्ट फर्स्ट दैट इज डी और सी तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट वो सपोर्टर नहीं थे गांधी जी के हरिजन सेवक संघ को। आपको याद रखना, हरिजन सेवक संघ के वो सपोर्टर नहीं रहे हैं। ओके, सो आंसर इज व्हाट, दैट इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो मैंने और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि मैंने यहां पर पूछा साइमन कमीशन जो इंडिया में 1928 में आई थी। साइमन कमीशन, ओके, मैंने पूछा जब वो भारत में आई 1928 में, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको नहीं बन पाएगा, बट स्टिल इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ अपडेट भी करना है हमको। हम क्वेश्चन इसलिए लाते हैं कुछ आपको नया सीखने को भी मिले। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। कुछ लोग साइमन ही मार्क कर दिए होंगे साइमन कमीशन देखते ही गैस में, बट द आंसर इज रॉन्ग। साइमन नहीं है, एटले भी नहीं है, चर्चिल भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर इज ए, स्टैनले बैल्डविन। रिमेंबर, स्टैनले बैल्डविन जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन। सो ये क्वेश्चन आपकी अपडेट के लिए है। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं, आपको याद रखना है। ओके, द करेक्ट आंसर दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रिसेंटली ये न्यूज में रहा है। योंगले ब्लू होल, याद रखिएगा, योंगले ब्लू होल न्यूज में था अभी रिसेंटली। मैंने क्वेश्चन पूछा है ये न्यूज में था, लेकिन ये लोकेशन लोकेटेड कहाँ है, ये है क्या ये ब्लू होल? ऑप्शंस आपके सामने, ईस्ट फिलिपिन सी में, येलो सी में, बिस्मार्क सी में, या सी ऑफ एजोव में। ये रिसेंटली न्यूज में आया। अगर किसी ने करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो इस न्यूज के बारे में सुना होगा। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट फिलिपिन सी। याद रखिएगा, ईस्ट फिलिपिन सी में कुछ ऐसा ब्लू होल आप देख सकते हैं, योंगले ब्लू होल जिसका नाम रखा गया है, ऐसा देखने को अपन को मिला था, विच इज लोकेटेड वेयर, दैट इज इन ईस्ट फिलिपींस सी। याद रखना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन अ टिपिकल क्वेश्चन, रिसेंटली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स, रिमेंबर इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स ये रिपोर्ट है, इसको कौन पब्लिश करता है? ठीक है, ABCD आप यहां पर लिख लीजिएगा। ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF। चारों ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीधे डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। तो इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स कौन पब्लिश करता है? इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर। इफ यू हैव नॉट मार्क्ड स्टिल इट्स ओके, क्योंकि आपको अपडेट के लिए भी पढ़ना है। इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। रिमेंबर, सो इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट इज पुट बाय हुम, दैट इज बाय वर्ल्ड बैंक। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भगत सिंह और BK दत्त से रिलेटेड है, जिन्होंने बॉम्ब फेंका था इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। और याद रखिएगा उन्होंने क्यों प्रोटेस्ट, किस बिल या किस एक्ट के लिए उन्होंने सेंट्रल असेंबली जो दिल्ली में है वहां पर बॉम्ब फेंका था, जो हार्मफुल नहीं था, और फिर वो अरेस्ट भी हो गए थे। ऑप्शंस आपके सामने, रॉबर्ट एक्ट की वजह से, पब्लिक सेफ्टी बिल की वजह से, वुड बिल की वजह से, या नन ऑफ द अबव। तो आई थिंक अगर आपको नहीं भी पता है, स्टिल आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ के आंसर लगा सकते हैं। रॉबर्ट एक्ट कब आया, देन वुड्स बिल कब आया। इसका करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पब्लिक सेफ्टी बिल, जो 1928 में आया था। ठीक है, द बिल वाज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट। ओके, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट ये बिल बना हुआ था। ओके, जिसके अगेंस्ट पे याद रखिए भगत सिंह ने बॉम्ब थ्रू किया था दिल्ली
कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये आपको याद रखना है, दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब थ्रू किया जो हार्मलेस बॉम्ब था। ओके, बट याद रखना है करेक्ट आंसर इज बी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो हमने यहाँ पर आपने देखा होगा वी हैव डन विद द 10 क्वेश्चंस 10 AM सीरीज। आई थिंक आपको सीरीज पसंद आई होगी, बट इस बार का कट ऑफ सिर्फ है 6 क्वेश्चंस। ओके, तो जिन्होंने 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं दे हैव क्वालिफाइड, जिन्होंने नहीं किए हैं बट स्टिल 3-4 पे आप रह गए उस बार, कोई दिक्कत नहीं, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट स्टिल आपको बहुत से फैक्ट सीखने को मिले होंगे, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। याद रखिए जिसको भी लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से लिंक लेके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रीवियस लेक्चर्स की भी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है ऑफ कोर्स लाइक करते रहें, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। तो कमेंट करते रहें, और अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।